नमस्कार साथियों, आज हम मल्टीप्लायर गुणक का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं जटिल गुणक, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर। यदि स्वायत्त निवेश के साथ साथ प्रेरित निवेश भी हो तो ऐसी स्थिति में स्वायत्त निवेश में इकाई वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उसे जटिल गुणक कहते हैं। यदि स्वायत्त निवेश के साथ साथ प्रेरित निवेश भी हो तो ऐसी स्थिति में स्वायत्त निवेश में इकाई वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उसे जटिल गुणक कहते हैं। अब बीजगणित रूप से समझते हैं इसको। बीजगणितीय रूप से समझते हैं। y बराबर सी प्लस आई, वाई आय, सी उपभोग और आई निवेश। आई बराबर आई ए प्लस ई वाई। आई ए है स्वायत्त निवेश, ई वाई है प्रेरित निवेश। ई निवेश की सीमांत प्रवृत्ति एम पी आई। यहाँ हमने डायग्राम लिया है। डायग्राम में क्षैतिज अक्ष पर है आई और लंबवत अक्ष पर है आई। ये हमारे पास में प्रेरित निवेश की रेखा है और ये हमारे पास स्वायत्त निवेश प्लस प्रेरित निवेश की रेखा है और ये हमारे पास में स्वायत्त निवेश की रेखा है। आगे बढ़ते हैं हम। समीकरण में मान रखते हैं y बराबर ए प्लस बी वाई प्लस आई ए प्लस ई वाई। वाई माइनस बी वाई माइनस ई वाई बराबर ए प्लस आई ए। वाई कॉमन ले लेते हैं, कोष्टक में 1 माइनस बी माइनस ई बराबर ए प्लस आई ए। वाई बराबर ए प्लस आई ए अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। अब हम y का स्वायत्त निवेश के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो मान आता है 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी प्लस माइनस एम पी आई। इसको इस रूप में लिख सकते हैं के डैश बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी का मतलब होता है एम पी एस, क्योंकि 1 माइनस उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है बचत की सीमांत प्रवृत्ति के। 1 अपॉन एम पी एस माइनस एम पी आई। के डैश बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस ई। हम देखते हैं कि के डैश ज़्यादा है के से। जटिल गुणक कम, क्योंकि बी प्लस ई 0 से तो अधिक है और 1 से कम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जटिल गुणक का मान ज़्यादा होता है साधारण या सरल गुणक से। अब हम बात करेंगे सरकारी व्यय, कर, हस्तांतरण भुगतान तथा संतुलित बजट गुणक। सरकारी व्यय गुणक भी देखेंगे, कर गुणक भी देखेंगे, हस्तांतरण भुगतान गुणक भी देखेंगे तथा संतुलित बजट गुणक भी देखेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक मुश्त कर। हमारा समीकरण है y बराबर सी प्लस आई प्लस जी। वाई डी बराबर y माइनस टी। वाई डी प्लस टी बराबर सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पे हमने वाई डी माइनस सी प्लस टी बराबर आई प्लस जी। वाई डी डिस्पोजेबल इनकम, y बराबर सी प्लस आई प्लस जी। आगे हम चलते हैं s प्लस टी बराबर आई प्लस जी। वाई डी माइनस का सी, वाई डी माइनस सी का मतलब है बचत। उपभोग्य आय में, उपभोग करने योग्य आय में से हम उपभोग को घटा देते हैं तो बचत बचती है। तो यहाँ पर s प्लस टी बचत प्लस कर बराबर आई प्लस जी निवेश प्लस सरकारी व्यय। y बराबर सी प्लस आई प्लस जी। वाई बराबर ए प्लस बी वाई डी। वाई डी बराबर y माइनस टी प्लस आर। तो y बराबर हो गया ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। y बराबर ए प्लस बी
वाई माइनस टी प्लस आर कोष्टक में प्लस आई प्लस जी। वाई बराबर ए प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस बी आर, उसको खोल देंगे, सरल कर देंगे। वाई माइनस बी वाई बराबर जी माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस बी आर। यहाँ हमने वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी बचा बराबर जी माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस बी आर। वाई का वाई कंद वाई 1 माइनस बी का भाग दिया दाई तरफ हमने, 1/1 माइनस बी कोष्टक में ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस बी आर। अब हम बात करते हैं कर गुणक की। कर गुणक निकालने के लिए हम ऊपर जो समीकरण है वाई वाला उसका अवकलज करेंगे टी के सापेक्ष, तो हमारा मान आएगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी डी वाई बराबर माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी डी टी। कर का मान बढ़ने पर आय में कमी होती है। कर गुणक का मान हमेशा नेगेटिव होता है। कर का मान बढ़ने पर आय में कमी होती है, कर गुणक का मान नेगेटिव होता है। अब हम सरकारी व्यय गुणक के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर वाला समीकरण है वाई वाला, उसमें हम जी के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 1/1 माइनस बी डी वाई बराबर 1/1 माइनस बी डी जी। सरकारी व्यय गुणक का मान धनात्मक होता है। सरकारी व्यय गुणक का मान धनात्मक होता है। हस्तांतरण भुगतान गुणक, इसमें हम ऊपर वाले समीकरण वाई वाले समीकरण को आर के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो मान आएगा b/1 माइनस बी डी वाई बराबर b/1 माइनस बी डी आर। ये धनात्मक होता है। अब हम बात करते हैं संतुलित बजट गुणक की। संतुलित बजट गुणक होता है डी टी बराबर डी जी। आय में परिवर्तन होता है यदि डी वाई बराबर, अब हम ऊपर से डी टी का और डी जी का मान रखेंगे, माइनस b/1 माइनस बी इंटू डी टी प्लस 1/1 माइनस बी डी जी। आय में कमी आय में वृद्धि। डी वाई बराबर 1 माइनस b/1 माइनस बी डी जी प्लस 1/1 माइनस बी डी जी। डी वाई बराबर माइनस b/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस बी डी जी। डी जी हमने कॉमन ले लिया। डी जी बराबर 1 माइनस b/1 माइनस बी और कॉमन है डी जी। हमारा बचा क्या, डी वाई अपॉन डी जी बराबर 1। संतुलित बजट गुणक का मान बचा हमारे पास में 1। अतः संतुलित बजट गुणक तटस्थ नहीं है। संतुलित बजट गुणक का मान इकाई के बराबर होगा, इसे इकाई गुणक भी कहते हैं। अतः संतुलित बजट गुणक तटस्थ नहीं है। संतुलित बजट गुणक का मान इकाई के बराबर होगा, इसे इकाई गुणक भी कहते हैं। यहाँ निम्न मान्यताएं ली गई हैं। 1, सरकार एक मुश्त कर लगाती है। नंबर 1, सरकार एक मुश्त कर लगाती है। नंबर 2, सरकार के द्वारा लगाए गए कर की मात्रा सरकारी व्यय के बराबर है। नंबर 2, सरकार के द्वारा लगाए गए कर की मात्रा सरकारी व्यय के बराबर है। नंबर 3, सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करती है, हस्तांतरण भुगतान के रूप में नहीं। सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करती है, हस्तांतरण भुगतान के रूप में नहीं। सरकार के द्वारा किए गए व्यय से लाभान्वित होने वाले लोगों की एमपीसी का मान करदाताओं की एमपीसी के मान के बराबर होता है। सरकार के द्वारा किए गए व्यय से लाभान्वित होने वाले लोगों की एमपीसी का मान करदाताओं की एमपीसी के बराबर होता है। सरकार की कर व व्यय नीति से निजी निवेश पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता, इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। सरकार की कर व व्यय की नीति से निजी निवेश पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता, इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। यदि डी टी बराबर डी आर हो, आय में वृद्धि होगी। डी वाई बराबर माइनस b/1 माइनस बी डी टी प्लस 1/1 माइनस बी डी आर। डी आर डी टी बराबर है तो हम यहाँ पर दोनों जगह डी आर लिख देते हैं। माइनस b/1 माइनस बी डी आर प्लस b/1 माइनस बी डी आर। अब यहाँ पे हम डी आर कॉमन ले लेते हैं। माइनस b/1 माइनस बी प्लस b/1 माइनस बी, कटने पर हमारे पास आता है 0। डी वाई बराबर 0 डी आर, डी वाई अपॉन डी आर बराबर 0। यदि सरकार ने जितना कर लगाया है
उतना ही मात्रा में हस्तांतरण भुगतान पर व्यय कर दिया जाए तो संतुलित बजट गुणक का मान 0 होगा, अर्थात N1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि सरकार ने जितना कर लगाया है उतना ही मात्रा में हस्तांतरण भुगतान कर दिया जाए तो संतुलित बजट गुणक का मान 0 होगा, अर्थात NI में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धन्यवाद साथियों।